जो सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास करना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जिले के मूलभूत समस्याओं से अवगत होते हुए जिले में संचालित कल्याणकारी विकास योजनाओं का लाभ लोगों को समय पर मिले, इस पर हमारी विशेष फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि जिले की विभिन्न समस्याओं पर भी हमारी पैनी नजर रहेगी ताकि किसी प्रकार की समस्याओं को ऑन द स्पॉट निदान हो सके। शाम में इवेंट किया 10 तारीख अभी आज भी मैंने फील्ड विजिट की, कल भी फील्ड विजिट की। क्या क्या जिले की समस्याएं हैं उनको जानकर और क्या आमदन की रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरतें हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक पहुँचाना, सभी आमजन तक पहुँचाना और उनकी समस्याओं का त्वरित निष्पादन करना, इन सब चीज़ पे हमारा फोकस रहेगा। और उसके अलावा तो शाम में इवेंट किया। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड से बहने वाली सिकरहना बूढ़ी गंडक नदी में 3 बार बाढ़ का पानी आने से चारों ओर कटाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में तट पर बसे लोगों में भय व्याप्त है। दरअसल सिकरहना बूढ़ी गंडक नदी किनारे बसे लाल परसा, धूमनी टोला, कचहरिया टोला, डूमरी सहित अन्य गांव के लोग बाढ़ व कटाव की मार को झेलते आ रहे हैं। ना तो उन्हें कोई पूछने वाला है और ना ही कोई देखने वाला। अपनी बेबसी पर आंसू बहाने के सिवाय और कुछ नहीं बचा है इन लोगों के पास। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि नदी में पानी कम होने से इस बार कटाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। नदी का रुख गांव के ठीक सामने आ चुका है। कौन पंचायत है ये? तो माली पंचायत है। ये नदी के बारे और बाढ़ के बारे में क्या कहिएगा? बाढ़ के बारे में तो ये है कि ये यहाँ इस बूढ़ी गंडक में 3 बार बाढ़ आ चुका, लेकिन बाढ़ ज़्यादा ना करके आया, लेकिन कम भी आया तभी भी बहुत परेशानी हुआ। बाढ़ के देखते हुए जनता को बहुत दहशत फैल गया कि बहुत किनारे किनारे काट लिया है, लेकिन ये किनारे के लोग जो जितने हैं ये सब लोग पानी के डर से बहुत डर रहे हैं कि क्या होगा, कब क्या होगा। राजधानी पटना में अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। एक बार फिर राजधानी में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। इस बार बदमाशों ने वृद्ध दंपति को अपना निशाना बनाया। दरअसल कदम कुआं थाना क्षेत्र में वृद्ध दंपति मॉर्निंग वॉक कर घर लौट रहे थे, तो इस दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने वृद्ध महिला की चैन छीन ली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुटी है। हॉल के आ रहे थे 7 बजे तक, 7 साढ़े 7। तो ऐसे मोदी जी भी गोड़ लगे या गोड़वा लग के आगे गए, बस उतने में ऐसे बैकवा कैलस हम कहीं की तेरे कैलस धकवा हमरा लागत वो से तो सिकरी छीन ले। तो ई देखल तो क्या सिकरिया छीन के भागल हाला करते रगनी है बउआ देखा जा सिकरी छीन ले, कोई ना सब ठाड़ा होकर ताक, कोई ना भाग गया। हाँ वो तो एकदम गाड़ी अथी कैलक। राजधानी में अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा, खासकर पटना में। एक बार फिर से राजधानी में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया है। इस बार बदमाशों ने वृद्ध दंपति को अपना निशाना बनाया। दरअसल कदम कुआं थाना क्षेत्र में वृद्ध दंपति मॉर्निंग वॉक कर घर लौट रहे थे, तो इस दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने वृद्ध महिला की चैन छीन ली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुटी है। चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। एक बार फिर से चंदन, यहाँ पर बात की जाए पटना जो कि एक राजधानी है, लेकिन यहाँ पर बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। एक बार फिर से चैन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। इस बार वृद्ध महिला को निशाना बनाया गया है बदमाशों द्वारा। जी देखिए, बिल्कुल, चूंकि महिला जो है सुबह में मॉर्निंग वॉक करके लौट रही थी, उसी क्रम में जो है कदम कुआं थाना अंतर्गत लुहानीपुर में जो है जो 3 बाइक सवार अपराधी थे, उन्होंने महिला के झपटा मारकर उनकी चैन को लेकर फरार हो गए हैं। हालांकि घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं है, क्योंकि कल भी कदम कुआं थाना अंतर्गत रोड नंबर 2 में जो है एक चैन छिनताई की घटना हुई थी। हालांकि पुलिस ने उस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया है और चैन भी बरामद किया है।
और शास्त्री नगर में भी चैन स्नैचिंग की घटना हुई है। तो मनीष, बिल्कुल राजधानी में जो है इन दिनों चैन स्नैचरों की जो है आतंक देखने को मिल रहा है, और वो आसानी से जो है बाइक से, क्योंकि काफी रेस बाइक उनके पास होती है, और वो आते हैं, झपटा मारते हैं, मोबाइल हो या चैन हो, और वो फरार हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो अभी के डेट में जो है वो पटना पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके हैं, और आए दिन तमाम थाना क्षेत्रों में घटना को अंजाम देकर जो है पुलिस के लिए चुनौती दे रहे हैं। जी मनीष। एक तरफ आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा है, ऐसे में इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं लग रहा है। क्या समझा जाए? पुलिस कहाँ है? पुलिस क्या कर रही है? जी देखिए, बिल्कुल चूंकि पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है, और जैसे ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है तो उसके बाद जो है एफआईआर की जाती है, और उसके लिए एक टीम जो बनाई गई है, जो सुबह और शाम में जो है वो सिविल ड्रेस में भी मॉनिटरिंग करती है। लेकिन ये जो इन दिनों, चूंकि आपको भी पता है मनीष की बिहार में शराबबंदी है, और इन दिनों जो है सूखे नशे का कारोबार जो है वो काफी बढ़ गया, और जिसको लत लगा हुआ है, अपने लतों को पूरा करने के लिए इस तरह के घटनाओं को जो है वो अंजाम देते हैं। जो स्मैकर है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कई बार पटना पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार भी किया है, और कई खुलासे भी हुए हैं। तो बिल्कुल चूंकि हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी है उनकी गिरफ्तारी जो है वो कर ली जाएगी, और तमाम सीसीटीवी कैमरे को जो है वो पुलिस खंगालने में जुट गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मोतिहारी में एक महिला ने अपनी 3 बेटियों के साथ जहर खा लिया। घटना मल्हाई थाना क्षेत्र के ममरखा गांव की है। इस घटना में महिला और उसकी 2 बेटियों की मौत हो गई, जबकि तीसरी बेटी की हालत गंभीर है। घटना के संबंध में लोगों का कहना है कि भोलाराम बहुत गरीब आदमी था, उसे 4 बेटियां थी। किसी तरह मजदूरी कर वह अपने परिवार को चला रहा था, जिसके कारण गरीबी और आर्थिक तंगी की वजह से महिला ने अपने साथ साथ अपनी 3 बेटियों को भी जहर खिला दिया। ये आपस में लड़ाई झगड़ा कोइले रहे लोग, ज़्यादा पीड़ित कोइले और खाली के कैसे सूचना मिला? कौन से के कहले? वो खुद फोन कैलन उनका और पति। हाँ, फिर ऐनी तो का देखनी रहे? ऐनी से तो देखनी से हॉस्पिटल में भर्ती बढ़ लो, हमने के बोले लो सटा पहुँचनी सो हॉस्पिटल में भर्ती रहे लो। वही डॉक्टर से पूछाई मरीज का, हमारे डॉक्टर कहता रहा कि इलाज होता कि वो अंदर मत जाओ, लेकिन हमने के जबरदस्ती से गई सब अंदर, तो देखनी सब इलाज मरल पड़ल बा। छोट बच्ची के पूछनी सो तो कहता लोग कि मर गई, तो भेज देनी सो लुका कर रखले रहे लोग। ठीक बा, जब थाना पहुँचल तो चेक भइल तो घर वही में लाश रखले रहे लोग बच्ची के चोरा के। मलाई मोबाइल बनवा चल गए नहीं, उतना देर मम्मी पापा झगड़ा कर ले लगे, पापा भी चल गए काम पर, तभी मम्मी जहर खा ली। तो पापा को पता चला तो आए तो हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ पे दवाई से चल रहा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब हम लोग पहुँचे उसके बाद डेथ हो गया मम्मी का। काहे का झगड़ा कर लिया? मेरे को मालूम नहीं था। पहले भी झगड़ा करते रहे? हाँ पहले भी हो। ये आपस में लड़ाई झगड़ा कोइले रहे लोग, ज़्यादा पीड़ित कोई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिनों कहा था कि सीएम नीतीश कुमार हमारे पास गिड़गिड़ाने आए थे, इसलिए हमने उनको दूसरी बार साथ लिया था। इस बार बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो वो जनता के बीच में वीडियो जारी कर दिखाएं। को कम करने का सरकार की नीयत है और सरकार का ये प्रयास है कि बहुत से लोगों का परिवार में बंटवारा हुआ, दादाजी के समय बंटवारा हुआ, कुछ भाई ने ज़मीन बेच दिया, कुछ लोगों ने ज़मीन अपने पास होल्ड किया है। मैं समझता हूं कि अगर ये प्रॉपर सर्वे अगर हो जाएगा तो बहुत से ज़मीन के लिए जो विवाद है, माननीय नेता नीतीश कुमार की ये सोच है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो घटनाएं हो रही है उसमें ज़्यादातर घटनाएं ज़मीन से संबंधित है, और ज़मीन में अगर सर्वे हम प्रॉपर करवा लेंगे तो ये ज़मीन की समस्या भविष्य में आने वाले समय के लिए खत्म हो जाए। उस नीयत से ये सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं सुनने में आता है, हम लोग भी नीचे से खबर आती है कि सर्वे में
तो उन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए सरकार भी अपनी तरह से पॉलिसी बना रही है और हम समझते हैं कि इस सर्वे के बाद बहुत सी जो समस्याएं ज़मीन से रिलेटेड है उसका खामियाजा हो जाएगा, उसको पूरी तरह से हम लोग ख़त्म करने में सक्षम हो पाए। के साथ आए हैं आंकड़ा क्या करता है, हम क्यों बोलने से और उसमें आंकड़ा देखिए, आंकड़े से समझ में आएगा क्या स्थिति थी लालू प्रसाद यादव की 2015 के पहले, कितने सीटों पर थे, नीतीश जी के साथ अलायंस करने के बाद उनकी क्या स्थिति है, तो आंकड़ा कहते हैं। कह रहे हैं कि अशोक चौधरी भी बीजेपी के संपर्क में। नहीं, हम तो सबके संपर्क में हैं, हम तो आपको पहले कह चुके हैं, पुतिन से लेकर जो बाइडेन से लेकर देश के जितने इंटरनेशनल लीडर हैं हम सबके संपर्क में, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के भी संपर्क में होंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। जितेंद्र राम मांझी ने कहा कि कोई रात में सपने देखता है, तेजस्वी दिन में देखते हैं। शराबबंदी कानून को लेकर जितेंद्र राम मांझी ने कहा कि शराबबंदी कानून के बारे में हमने हमेशा कहा है कि कानून खराब नहीं है, इसके कार्यों में गड़बड़ी हो रही है। शराबबंदी को लेकर लगातार जो है आप बोलते आ रहे हैं और आपके कई जो पकड़ा रहे हैं। देखिए, शराबबंदी के बारे में हम सदा कहा है कि शराबबंदी कोई खराब नहीं है। हम लोग सब मिलकर के शराबबंदी का प्रस्ताव बिहार में लिया था, तो हम उसको खराब कैसे कहेंगे, लेकिन उसके क्रियान्विति में एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी हो रही है। और वो गड़बड़ी हो रही है कि गरीब तबके के लोग अगर पाव भर भी कहीं सेवन कर लिया तो ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाता है, जेल भेजा जाता है। और दूसरे तरफ जो हजारों हजार लीटर लाखों लीटर का तस्करी कर रहा है, हाजी मस्तानी कर रहा है, उसको छोड़ा जा रहा है। और दूसरी बात कि हम सभी सपोज रात में जब हम शराब पीते हैं तो हमको नहीं पकड़ा जाता। बात साफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दुर्गनी नीति है। इसीलिए नीतीश कुमार जी को कई एक बार कहा और धन्यवाद देते हैं कि वो तीसरी समीक्षा भी किए थे। हम अब कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी रियलिस्टिक आदमी है, वो चौथी समीक्षा करें और देखें कि इसमें गरीब लोग कितने प्रताड़ित हैं। 4 लाख 5 लाख के आसपास हमारे गरीब तबके के लोग ही विभिन्न प्रकार के केस मुकदमा में इन्वॉल्व हैं, जेल में हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या संशोधन होना चाहिए इसमें सर? हम क्या संशोधन? अरे भैया, हम तो आपसे कहा कि तीसरी समीक्षा उन्होंने की थी, अगेन समीक्षा करने की जरूरत है। राहुल गांधी बयान पर किस तरफ देख रहे हैं? राहुल गांधी तो देशद्रोही काम कर रहे हैं। हम घर के भेदिया लंका डाही की बात यहाँ पर आती है, तो हमारे घर में बहुत तरह की बातें हो सकती है। अच्छी बातों को कहना चाहिए जा करके। अगर कहीं कोई गड़बड़ बात है, जबकि गड़बड़ी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ जो भी चल रहा है बहुत ठीक चल रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से हम संसार का तीसरी शक्ति बन रहे हैं। 2047 में हम प्रथम शक्ति बनेंगे और विश्व नेता के रूप में उभर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध में विश्व शांति दूत के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। ये सब बात की चर्चा उनको करना चाहिए, तो वो करते हैं। दूसरी तरह की बात, मेरा कहने का मतलब है कि देश के खिलाफ बाहर जाकर के कहना बहुत अनर्थ है, देशद्रोही कार्यक्रम है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी सेंस होता, डेमोक्रेटिक सेंस, तो आज से 2 महीना पहले वो रिजाइन कर दी होती। महिला है और उसके राज्य में महिलाओं के साथ इस प्रकार का कार्रवाई हुई है और वो नखरा कर रही हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का मुद्दा होता है और इस परिस्थिति में वो संभाल नहीं सकी और अब दूसरे प्रकार की नाटक कर रही है बचने के लिए। कहने का मतलब सत्ता का लोलुप है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद बांका में खुलेआम अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर भ्रूण जांच का गोरख धंधा चल रहा है। बांका में स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के चलते जिले भर में अल्ट्रासाउंड केंद्रों की गतिविधियों पर शिकंजा कसना अब भी स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। बांका के आसपास के कई प्रखंडों में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर अल्ट्रासाउंड मशीन के माध्यम से भ्रूण जांच और लिंग निर्धारण आदि का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। ताजा मामला बांका जिला अंतर्गत अमरपुर शहर के पुस्तकालय पानी टंकी के समीप मानसी अल्ट्रासाउंड सेंटर का है, जहां अमरपुर प्रखंड के लौशा गांव के सूरज कुमार की पत्नी फूलो कुमारी से भ्रूण जांच के नाम पर 10,000 रुपए की अवैध वसूली की गई। 11 सितंबर को फूलो देवी को अमरपुर रेफरल अस्पताल में लड़की पैदा हुई। फूलो देवी के परिजन सास और देवर भौचक्के रह गए, क्योंकि उन्हें अल्ट्रासाउंड में बताया गया था कि लड़का होगा। लोगों ने बताया कि इस अल्ट्रासाउंड सेंटर में ऐसा मामला पहला नहीं है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। अल्ट्रासाउंड सेंटर में गर्भस्थ स्त्रियों की भ्रूण जांच का खेल काफी दिनों से हो रहा है।
इसके एवज में मोटी रकम भी वसूली जाती है। कुमारी जो कि मैं इलाका खंबाती के रहने वाले हूँ सर, और मेरी भाभी मार्च में प्रेगनेंट थी, तो हम अल्ट्रासाउंड के लिए मानसी अल्ट्रासाउंड में हमें गांव की महिला जो थी रंजिता में, उसको पता चला, वो बुला के लाया और मेरी मम्मी और भाभी से 10,000 रुपये लिए, बोले कि आपको लड़का है। हम 3 बार अल्ट्रासाउंड किया सर, तीनों बार एक ही बात वो बोलता रहा, लड़का है लड़का है लड़का है। और जब मेरा आज डेट खुल गया सर, तो हम अस्पताल आए, रेफरल अस्पताल अहमदपुर, तो उसमें सर मेरी भाभी को बेटी हुई, तो उसने बोला था अगर जो भी हम पैसा लिए हैं वो आपको हम रिटर्न करेंगे। तो जैसे अमरपुर में कौन सा बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड पर बड़ा हमला बोला है। डिप्टी सीएम को लेकर भी उन्होंने बीते दिनों डिप्टी सीएम हैं जो विजय सिन्हा, उनको लेकर भी उन्होंने जबरदस्त हमला बोला था। इस बार अपने बयान में तेजस्वी यादव ने कहा है कि कई जो जेडीयू के नेता हैं वो अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल रहते हैं, अवैध हथियारों को सरकारी अपराधियों को बेचते हैं। ये बड़ी बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कही हैं। उन्होंने कहा कि जेडीयू के नेता अवैध पिस्तौल और बंदूक बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं और फिर उन अवैध हथियारों को सरकारी अपराधियों को भी बेचते हैं और पूरा मिली भगत से ये काम सरकार के अंदर किया जाता है। ये लोग देख भी सकते हैं, पूरा वीडियो है मीडिया के सार्वजनिक। गवर्नर हाउस से रिजाइन देकर के कहाँ आए थे? 10 सर्कुलर रोड आए थे, वहाँ पहले से हमारा विधायक दल का बैठक चल रहा था, वहाँ उन्होंने बोला। उस वीडियो का रिकॉर्ड भी है, प्रूफ भी है। जो नेता बोल रहा है उसको थोड़ा मेरे पास भेज दीजिए, अच्छे से दिखा देंगे और सुना भी देंगे। ये भाजपा के लोग क्या क्या आरोप लगाते थे मुख्यमंत्री पर जब राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिलाते थे, आज वो लोग बड़ा कूद के आगे आ रहा है। ज़रा भेज दीजिए हमारे पास, अच्छे से समझा दिया जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा कि आप वीडियो कब तक रिलीज करेंगे आपसे? ऑलरेडी चल रहा है भाई वीडियो। कौन सा वीडियो? विधानसभा के पटल पे उन्होंने बोला था कि मेरी गधापनी है जो हम भाजपा में चले गए हैं। प्रोसीडिंग उठा के देख लें, लोगों को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है क्या भाजपा के लोगों से? हाउस में कहाँ रहते हैं लोग? प्रोसीडिंग नहीं देखते हैं क्या? उस समय चल रहा वीडियो नहीं देख रहे हैं क्या? तो जिसको ज़रा चाहिए तो ज़रा भेज दीजिए। अच्छा तेजस्वी जी, पिछले चुनाव में कुछ ही कमी रह गई थी, ज़्यादा कमी नहीं रही थी, तो क्या लगता है कि जिस तरह से आप निकले हैं अब लोगों से संवाद करने के लिए कि आए 2025 का चुनाव या 24 में हो या 25 में हो, क्या लगता है कि आपके इस तरह से निकलने से एक जो भी गैप रह गया था, थोड़ा बहुत ही मार्जिन रह गई थी, क्या वो पूरा होगा? क्या आप सेटिस्फाइड हैं लोगों से मिल करके, अपने कार्यकर्ताओं से मिल करके? नहीं, पिछला चुनाव तो कोविड के समय हुआ, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, पाबंदियाँ थी, तब 2020 का चुनाव हुआ था। इस बार कोविड नहीं, तो एक अच्छा मौका है कि जनता के बीच जाकर के और मजबूती से अपने पक्ष को हम लोग रखेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच जाकर के संगठन को और मजबूती से रखेंगे। मालिक तो जनता है, जनता को निर्णय करने दीजिए, लेकिन हमारा जो काम है वो तो हम काम करेंगे ना। और चुनाव का क्या है, हर 2 साल बाद तो चुनाव आना है, और चुनाव होता भी है तो जनादेश का अपमान कौन करता है, वो भी जनता देख रही है। कितनी बार सरकारें बन गई हैं इस 5 साल के टेन्योर में? चुनाव तो एक बार हुआ, लेकिन सरकारें कितनी बनी है?